डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड व्हाट इज़ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने 2 टाइप के फोर्सेस जो है वो डिस्कस किए थे। उसमें हमने बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। और लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज के वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड व्हाट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको ये बाइंड करके रखता है। विदाउट दिस अट्रैक्टिव फोर्स nucleus will be unstable due to the electric repulsion between its proton। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या बताया गया है। न्यूक्लियर फोर्स ये यानी कि ये जो अगर हमारा एटम है, हमें पता है कि एटम के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस को ही बनाऊँ तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है हमारे यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो होते हैं बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज जो है वो होता है, यानी कि प्रोटॉन इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें पता है, ये भी हमने किया था लास्ट वाले उसमें वीडियो में, कि जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो भी हमारा अगर कोई भी हमारी चीज़ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरी भी चीज़ पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में हमेशा कौन सा फोर्स होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक दूसरे को वो धक्का देने की, दूर भेजने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर अभी हमने बताया, न्यूक्लियस के अंदर जो है बहुत सारे क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सभी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर अगर हम यहाँ पे बनाएं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मान लो ये भी एक प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस हिसाब से तो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में से कभी भी प्रोटॉन जो है वो बाहर नहीं आता, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये हमारा स्टेबल होता है, यानी कि प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे दोनों सारे जितने भी प्रोटॉन्स हैं सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सारे प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस हिसाब से तो सारे प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो प्रोटॉन है वो हमारे बाहर नहीं आते। इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी है, इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर कोई फोर्स ऐसा है जो कि उनको बांध के रखता है। उनमें रिपल्शन होने के बावजूद भी कोई फोर्स ऐसा है जो कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हमारे प्रोटॉन्स हैं और जितने भी हमारे न्यूट्रॉन्स हैं उनको बांध के रखता है।
तो वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो वो फोर्स है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि ये वाला जो फोर्स होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमने 4 फोर्सेस पढ़े हैं उन सब में सबसे ज़्यादा होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स कौन सा हो गया? ऐसा फोर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ऐसा फोर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ये वाला फोर्स न्यूक्लियर फोर्स जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर किसको बांधे रखता है? यानी कि जितने भी हमारे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन हैं उनको आपस में बांधे रखता है। और जितने भी हमारे इसके अंदर न्यूट्रॉन हैं उन सबको न्यूक्लियस के अंदर वो बांध के रखता है। तो इन सबको न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि ये वाला फोर्स जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये इसमें हमें बताया गया यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनको आपस में बांध के रखता है। क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को न्यूक्लियस से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इनको न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन सा है? हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें फिर बताया गया है विदाउट दिस अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन इट्स प्रोटॉन। यानी कि अगर ये वाला फोर्स नहीं होगा तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सारे प्रोटॉन्स हैं उन सब में क्या होगी? रिपल्शन होगी, क्योंकि सबके पास, तो इस लाइन में यही बताया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सारे हमारे प्रोटॉन्स हैं तो इन सब पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, अगर ये वाला न्यूक्लियर का फोर्स इनको बांध के नहीं रखेगा तो जितने भी सारे प्रोटॉन हैं ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे, और न्यूक्लियस जो है वो हमारा क्या हो जाता है? इस केस में अगर कोई भी प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है तो वो न्यूक्लियस हमारा कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा न्यूक्लियस के अंदर और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। किसकी वजह से? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया है दिस फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। यानी कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियर के अंदर, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ, यहाँ पे फिर बताया गया है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। यानी कि हमने जितने भी 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ा है उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इसमें बताया गया है कि दिस इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन स्ट्रेंथ। यानी कि जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसको हमने ऐसे पढ़ा था K(Q1Q2)/r²। तो ये वाला फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए पढ़ा था। यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स से भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? इससे भी ये 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एमंगस्ट ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। तो जितने भी हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये जो है 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें इसकी जो नेक्स्ट खासियत है इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन।
तो यहाँ इसकी नेक्स्ट खासियत क्या है कि ये चार्ज जो है, यानी कि ये जो फोर्स है हमारा, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा फोर्स है ये हमारा चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल हैं। एक तो है हमारे पास न्यूट्रॉन और एक है हमारे पास प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है उसके पास कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हम एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अगर हम न्यूक्लियर का फोर्स निकालें, या हम एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर का फोर्स निकालें, या हम एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर का फोर्स निकालें, तो सभी की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो यानी कि ये वाला जो फोर्स है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए अगर निकालें तो भी फोर्स की वैल्यू सेम आएगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए निकालें तब भी सेम आएगी, और प्रोटॉन और प्रोटॉन पे निकालें तब भी सेम आएगी। यानी कि ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि न्यूट्रॉन जो है इसके पास कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन जो है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों ही प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पे वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि सभी पार्टिकल्स के लिए न्यूक्लियस के अंदर हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, सभी के लिए इस चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम होती है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है इसकी रेंज के बारे में। इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ अबाउट न्यूक्लियर डायमेंशन 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि इस वाले इसकी जो रेंज है इस वाले फोर्स की कहाँ तक होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला फोर्स सिर्फ हमारा कहाँ होता है, ये वाला फोर्स सिर्फ हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये वाला जो फोर्स है सिर्फ हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारे प्रोटॉन है और जो भी न्यूट्रॉन है उनको न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसकी रेंज कहाँ तक होगी कि जहाँ तक न्यूक्लियर का साइज़ होगा, तो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो हमें पता है कितना होता है, 10 की शक्ति -15 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसकी रेंज कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर जो है इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। यानी कि ये फोर्स हमारा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। यानी कि ये हमारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया कि द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हमारे प्रोटॉन हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रॉन हैं, उनको वो आपस में बांध के रखता है, उनको वो जोड़ने का काम करता है। कि अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से वो न्यूक्लियस के बाहर आ जाएंगे और न्यूक्लियस जो है वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको स्टेबल करने के लिए फिर इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो कि इनको आपस में जोड़ के रखता है। तो यही है हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसमें हमने ये पढ़ा कि विदाउट द अगर न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। किस वजह से, प्रोटॉन के रिपल्शन की वजह से वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा और वो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में से हमारा बाहर आ जाएगा। फिर हमने देखा कि ये जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जितने भी हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे भी ये 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी, इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। यानी कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर हम न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर का फोर्स निकालें, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर का फोर्स निकालें, या प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर का फोर्स निकालें, तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सभी के लिए न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। इसमें फिर हमने बताया है नेक्स्ट इसकी रेंज के बारे में। यानी कि इसका ये जो है ये कहाँ तक रेंज करता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर ही इसकी रेंज होती है और इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁻15 मीटर इसकी रेंज होती है। और ये न्यूक्लियर फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे जो न्यूक्लियस है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि उसको स्टेबल बनाने के लिए ये हमें रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इसमें है हमारा फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स।
तो अभी हमने पढ़ा नंबर 3 जो था वो था हमारा, नंबर 3 वाला जो फोर्स था वो था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 3 जो था वो था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 4। नंबर 4 का जो फंडामेंटल फोर्स है, नंबर 4 पे जो हमारा फंडामेंटल फोर्स है वो है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि इसमें जो फोर्स है वो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो थर्ड नंबर पे था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ये है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स appears only in a certain nuclear process such as beta decay of a nucleus। यानी कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये कब लगता है? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन ए सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, यानी कि न्यूक्लियस का एक प्रोसेस होता है जिसको हम न्यूक्लियस का क्या कहते हैं? बीटा डीके कहते हैं। न्यूक्लियस का जब एक प्रोसेस होता है उसमें से एक बीटा डीके होता है, उस प्रोसेस के दौरान जो फोर्स अपीयर होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि न्यूक्लियस का ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत ही एक सर्टेन प्रोसेस में ही होता है, यानी कि जब भी न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है, ठीक है, उस केस में कौन सा फोर्स अपीयर होता है? उस केस में हमारे पास कौन सा फोर्स अपीयर होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर होता है। ये केवल एक ही प्रोसेस में होता है जब न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है। तो बीटा डीके में क्या होता है? इन बीटा डीके न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो। यानी कि बीटा डीके में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। तो यानी कि जब न्यूक्लियस के अंदर से, ठीक है, तो जब न्यूक्लियस के अंदर से बीटा डीके का क्या मतलब है? बीटा डीके का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर से क्या निकला है? एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है प्लस एक और पार्टिकल इसमें से निकलता है, उस पार्टिकल का नाम होता है न्यूट्रिनो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बीटा डीके कहते हैं। तो जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए आता है, इसी प्रोसेस के लिए अपीयर होता है, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है उस बीटा डीके में न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक और पार्टिकल निकलता है जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है उसी केस में ये स्पेशल वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये हमारा अपीयर होता है। सिर्फ इसी स्पेशल केस के लिए ये हमारा बीटा डीके के दौरान ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये हमारा अपीयर होता है। इसमें फिर बताया गया कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़्यादा वीक नहीं होता जितना कि ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि हमने इसमें बताया कि जो हमने बताया था कि लास्ट वाले वीडियो में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वीक होता है और उससे स्ट्रॉन्ग होता है हमारा ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उससे स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा वीक है, उससे स्ट्रॉन्ग है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे बताया गया है बट मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि ये जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये हमारा किस किस से वीक होता है? यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे भी वीक होता है। ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी वीक होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी वीक होता है। लेकिन ये किससे स्ट्रॉन्ग होता है? ठीक है, लेकिन ये किससे स्ट्रॉन्ग होता है? हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी वीक होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी वीक होता है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। इस वाले फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल 10⁻⁻16 मीटर। यानी कि इसकी रेंज जो है वो न्यूक्लियर फोर्स से भी छोटी होती है। न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज हमने पढ़ी थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, उसकी रेंज हमने पढ़ी है 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसकी रेंज इससे भी कम होती है 10⁻⁻
-16 मीटर इसकी रेंज होती है, यानी कि इसकी रेंज जो है इससे भी कम होती है। तो हमने देखा कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये कब हमारा अपीयर होता है, जब भी न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है। तो बीटा डीके में न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पार्टिकल निकलता है जिसका नाम होता है न्यूट्रिनो। ठीक है, फिर हमने बताया कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होता है, उनसे ये वीक होता है। और इसकी जो रेंज होती है एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, 10⁻⁻16 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गए हमारे 4 फोर्सेस। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि हमने 2 फोर्सेस के बारे में पढ़ा यहाँ पे, कि जो फर्स्ट फोर्स हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये सबसे ज़्यादा वीक होता है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स की किन्हीं भी ऐसी 2 चीज़ों के बीच में लगता है उनके मास की वजह से। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये किसकी वजह से लगता है, ये अगर हमारी बॉडी पे चार्ज है उनके चार्ज की वजह से उनमें जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, फिर आज हमने पढ़ा, आज के वीडियो में हमने देखा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये कहाँ लगता है, ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है उनको आपस में बाइंड करने के लिए, उनको आपस में जोड़े रखने के लिए हमारा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स में हमने पढ़ा कि ये हमारी कुछ ही एक पर्टिकुलर प्रोसेस में ही ये हमारा होता है, कि जब भी हम न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है उसी प्रोसेस में ये फोर्स हमारा अपीयर होता है। इसमें लास्ट में यहाँ पे फिर दिया गया है फोर्सेस का कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे हमने किया है। फोर्सेस का जो कंपैरिजन है वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो सबसे पहला कौन सा फोर्स है यहाँ पे, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेकंड नंबर पे हमने, फर्स्ट नंबर पे जो है हमने फोर्स का नाम लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे हमने उसकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है, थर्ड नंबर पे हमने उसकी रेंज लिखी हुई है, और फोर्थ नंबर पे कि वो किन किन चीज़ों के बीच में ऑपरेट करता है उनके बारे में हमने लिखा है। तो हमने सारे के सारे फोर्सेस, जो हमने स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको अगर हम 1 मान लें, ठीक है, तो उससे करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे देखें हम सबसे नंबर 1 पे जो है वो ग्रेविटेशनल है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10⁻⁻39, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे वीक होता है। चारों फोर्सेस में जो सबसे कमज़ोर फोर्स होता है हमारा, सबसे वीक फोर्स होता है वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो है वो सबसे ज़्यादा वीक कमज़ोर होता है। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ है 10⁻⁻39, 10⁻⁻39, यानी कि ये इतना ज़्यादा वीक होता है। इसके बाद फिर इसकी रेंज है, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहाँ तक अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये हम अगर अर्थ पे देखें, अर्थ पे भी अप्लाई होता है, दूसरे प्लैनेट्स में देखें, गैलेक्सीज़ में देखें या टेरेस्ट्रियल में देखें, तो ये हर जगह अप्लाई होता है। यानी कि इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लगता है। और फिर ये किन किन चीज़ों के बीच में ऑपरेट करता है, यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जिनका कोई ना कोई मास होता है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा वीक होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होती है, यानी कि ये वाला फोर्स जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, सबसे ज़्यादा वीक होता है। इसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है, कहीं पर भी ये लग सकता है, अर्थ के ऊपर, गैलेक्सीज़ के ऊपर, प्लैनेट्स के ऊपर, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उन सब तक ये फोर्स, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो है अप्लाई होता है। और जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में हैं उन सभी पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर सेकंड फोर्स है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो फोर्स है वो है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10⁻⁻13 होती है। और अभी हमने देखा इसकी जो रेंज है वो बहुत ही छोटी होती है, वेरी शॉर्ट। कितनी रेंज होती है इसकी, 10⁻⁻16 मीटर इसकी रेंज है। और ये किन किन के बीच में ऑपरेट करता है, अभी हमने देखा कि ये हमारे ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल कि जब इलेक्ट्रॉन बीटा डीके में
न्यूक्लियस के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक और पार्टिकल न्यूट्रिनो निकलता है, तो उस केस में ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये अप्लाई होता है या ऑपरेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर है हमारा थर्ड नंबर पे जो फोर्स होता है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है और वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁻2 है। इसकी जो रेंज है ये भी इनफाइनाइट है, और ये किन के बीच में ऑपरेट करता है कि जितने भी हमारे चार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्ज हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कितना फोर्स होगा तो वो जो है हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं फॉर्मूले के द्वारा। तो यानी कि ये हमारा किससे ऑपरेट कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये हमारा चार्ज पार्टिकल पे ऑपरेट करता है। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को 1 माने, ठीक है। तो जो इसकी रेंज है वो शॉर्ट रेंज होती है, यानी कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही ऑपरेट करता है 10⁻⁻15, और ये किस में ऑपरेट करता है, न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर के अंदर जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पाए जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये हमारे सारे ये सारे हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमारे ये न्यूट्रॉन हैं, जितने भी हमारे प्रोटॉन हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमारे न्यूट्रॉन हैं और जितने भी प्रोटॉन हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल होते हैं उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा वीक है, उससे स्ट्रॉन्ग होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।